नमस्कार, मैं हूँ कुसुम माहेश्वरी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। सबसे पहले बैलेंस बजट को समझते हैं। बजट क्या होता है? आय और व्यय का लेखा जोखा, यानी कि आपकी इनकम कितनी है और आप खर्च कितना करते हैं, उसके बीच का जो जो भी इक्वेशन बनती है वो बजट है। तो अब इस बजट में बैलेंस बजट तब होता है जब आप जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं। यानी गवर्नमेंट का बजट है तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट जितना टैक्स से रेवेन्यू ले रही है उसके बराबर का खर्च करे तो बैलेंस बजट, यदि ज़्यादा खर्च करे तो घाटे का बजट, और यदि कम खर्च करे यानी कुछ बचा जाए तो वो सरप्लस है। तो ये डायग्राम भी आपको यही कुछ बता रहा है कि यहाँ पर जो है ये टैक्स रिसीट्स की लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है हमारा। जब टैक्स रिसीट्स हमारे कम हैं और हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं तो डेफिसिट हो रहा है। जब दोनों बराबर हो गए ई पॉइंट पे तो बैलेंस बजट हो रहा है, ठीक है। और यदि ये ज़्यादा हो गई, टैक्स रिसीट्स ज़्यादा है और खर्च हम कम कर रहे हैं, तो ये सरप्लस बजट है। बैलेंस बजट को समझने के बाद अब ये समझें कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि यदि आप माने गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट जो है जितना पैसा मार्केट में से लेती है एज टैक्सेस के थ्रू जितना पैसा इकट्ठा किया, यदि उसको खर्च कर देती है उतने ही पैसे को, तो जो इनकम में जो चेंज आएगा वो एज इट इज, मतलब इनकम में चेंज जो है उसके बराबर ही आएगा, ठीक है। तो यही जो है यानी इनकम को बढ़ाएगा नहीं। क्लासिकल जो है वो बैलेंस बजट के फेवर में थे, इसीलिए क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है वो चाहते थे कि नेग्लिजिबल रहे। लेकिन केन्स ने कुछ और थ्योरी दी, वो हम लास्ट में बात करेंगे। राइट नाउ हम इसको समझते हैं कि इस इक्वेशन को हमने जो है डिराइव कैसे करना है, टैक्स मल्टीप्लायर, ये बजट बैलेंस बजट मल्टीप्लायर को डिराइव कैसे करना है और इसको डायग्रामेटिकली कैसे शो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 3 सेक्टर मॉडल है आपका। इस 3 सेक्टर मॉडल के अंदर क्या होगा, आपकी डिमांड और सप्लाई जो हो क्या क्या होगी। डिमांड होगी C+I+D, यानी कि C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट एंड G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि आइदर यू डिमांड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट डिमांड्स, ठीक है। तो ये डिमांड साइड है हमारी। सप्लाई साइड में आ जाता है कि या तो आप कंजम्पशन करते हो या तो कंज्यूम करते हो इनकम को, या फिर आप सेव करते हो, या फिर टैक्स पे करते हो। तो 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट आ गई ना तीसरी, तो इसलिए टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये C और C बराबर है तो आप ये कह सकते हो कि I+G और S+T बराबर होंगे। इसको छोड़ भी दें तो चल जाएगा। टेकिंग डिमांड साइड, यदि डिमांड साइड को हम यहाँ से लें तो C+I+G है। अब C को जो है हमें ओपन अप करना पड़ेगा। C का जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, A+BYD। YD का मतलब है डिस्पोजेबल इनकम, और डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है Y-T, यानी कि टैक्सेस को डिडक्ट कर दे तो आपके पास इनकम बच गई जो कि आप खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपका ये बन गया C = A+BY-T, राइट, और C = A+BY-BT, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन को हमने C की जगह पे रख दिया। ये जो हमारा C था इसकी जगह हमने इस चीज को रख दिया, राइट। अब I और G वो हमारे बार लगाया, बार लगाने का मतलब ये गिवन है, इनका लेवल जो है वो बाहर से ही गिवन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। BY को मैं इधर ले गई तो ये बन गया Y-BY, Y कॉमन लिया तो 1 - B, और ये बन गया ये जो बाकी लेफ्ट ओवर रह गया। अब इसको इक्वेशन को सोल्व किया तो ये हमारी इक्वेशंस इनिशियल इक्विलिब्रियम हो गया हमारा सॉरी इनिशियल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में ये वाली इक्वेशन हमारी आती है। अब हमने यदि इस इक्वेशन से टैक्स मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हम निकाल सकते हैं। वो कैसे? टैक्स मल्टीप्लायर होता क्या है? टैक्स मल्टीप्लायर होता है चेंज इन Y, यानी कि इनकम में चेंज विद द चेंज इन टैक्स। जब आप टैक्स बढ़ाते या घटाते हो तो इनकम में क्या चेंज आता है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? जब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t,
तो क्या आएगा, u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे और तो क्या आएगा, ये सब तो जीरो हो जाएगा, बच जाएगा माइनस बी और 1 माइनस बी, माइनस बी ओवर 1 माइनस बी, ये आपका बन गया टैक्स मल्टीप्लायर। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के मल्टीप्लायर को निकालना है तो ये है, ठीक, ये विद रिस्पेक्ट टू जी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये निकलेगा, ये देखिए आप ये जी आपका क्या है, कांस्टेंट ही है, तो ये बन जाएगा 1, कांस्टेंट नहीं है, सॉरी सिंगल है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस बी। तो बेसिकली बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या है, इसको बैलेंस बजट मल्टीप्लायर को हम शो कर देते हैं के बी बी से, और ये बन गया आपका, इसको हम दे के जो है बेसिकली मल्टीप्लायर का साइन माना जाता है, ये बन गया के टी और ये है आपका के जी, और के टी और के जी को जब आप जोड़ देते हो तो बन जाता है आपका के बी बी। तो ये बन गया के टी क्या है आपका, ये है आपका 1 बाय माइनस बी बाय 1 माइनस बी, और ये बन गया आपका 1 बाय 1 माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बेसिकली ये बन जाएगा 1 माइनस बी ओवर 1 माइनस बी इक्वल्स टू 1, और यही हमें प्रूव करना था कि जो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता है वो 1 के बराबर होता है। चलिए फटाफट से इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। तो ये डायग्राम हमें ये बताता है कि यहाँ पर ई पॉइंट पे हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम हो रहा है। कैसे हो रहा है कि ये हमारी 45 डिग्री की सप्लाई लाइन है और ये ब्लू में जो है वो C0 कंजम्पशन लाइन है। यहाँ पर ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। अब क्या है कि ये हमारी इनकम डिटर्मिनेशन, जो इक्विलिब्रियम पे हमारी इनकम डिटर्मिनेशन यहाँ पर हो रही है। अब सरकार जो है टैक्स लेती है, कितना टैक्स लेती है, मान लीजिए कि सरकार की टैक्स की वजह से जो है कंजम्पशन घटेगा ना, तो कंजम्पशन लाइन को हमने कहाँ कर दिया, नीचे कर दिया, C1 पे आ गया कंजम्पशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इतना फ़र्क आ गया, तो ये फ़र्क जो है वो दिखाता है टैक्स कलेक्शन को, कि ये जो E1 से लेके E तक की दूरी है ये आपका टैक्स कलेक्शन है। तो सरकार ने इतना पैसा निकाल लिया मार्केट में से। अब इतना पैसा जो है, इतना ही पैसा यदि मार्केट में सरकार डाल दे, है ना, ये जो है कंजम्पशन लाइन हमारी ऊपर चली गई। यदि सरकार डालेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। सरकार ने पैसा मार्केट में डाला, उससे इनकम बढ़ी, फिर कंजम्पशन बढ़ी, तो कंजम्पशन ऊपर चला गया जब सरकार ने खर्च किया उसको। तो ये E1 E2 जो है कंजम्पशन हुआ, मतलब जो है एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब इसकी वजह से जब इतना ये बढ़ा तो ये जो है इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ, Y1 पे। तो बेसिकली ये डायग्राम में सिर्फ हमने इतना समझाया है कि ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, Y0 Y1 और ये जो है E1, ये टैक्स कलेक्शन आ गया और ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, तो ये तीनों चीज़ें बराबर हो गई। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर बताई है कि इसलिए इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो भी एक के बराबर रहता है। लेकिन ये यहाँ पर कंप्लीट होता है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर आपका, लेकिन केन्स जो है वो इसमें काफ़ी सारे लूप होल्स निकाल के लाते हैं। वो कहते हैं कि पहली बात तो ये देखो कि ये बहुत ही कंपैरेटिव स्टैटिक है, कि पहले आप यहाँ थे फिर यहाँ थे, पर बीच में जो कुछ हुआ उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया कि ये कैसे हुआ, तो इसलिए ये एक इसका वीक पॉइंट है। दूसरी बात आती है कि इन्होंने ये माना ये तब हो सकता है कि जितना टैक्स है उतना ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये तभी पॉसिबल है, दोनों का इक्वल टू 1 तभी हो सकता है जबकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि MPC जो है वो दोनों की बराबर हो। किस किस की, टैक्स पेयर की भी और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से जो बेनिफिट लेने वाला पर्सन है, दोनों की जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बराबर होगी तब ही जो है पॉसिबल है कि ये इक्वल टू 1 आएगा। वो होता नहीं है, एक्चुअल में नहीं होता। और तीसरी बात है कि इन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे जो इस चीज़ का इम्पेक्ट पड़ेगा टैक्स का या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, उसको इन्होंने जीरो माना कि होता ही नहीं है, कोई इम्पेक्ट ही नहीं होता। तो वहाँ पर भी जो इम्पेक्ट पड़ेगा उससे भी तो चीज़ें कम ज़्यादा होंगी, तो मल्टीप्लायर के वैल्यू पे भी फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की बात भी जो है इन्होंने नहीं की, कि जो टैक्स को कलेक्ट करने की जो कॉस्ट आती है
वो भी यहाँ पर उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो इसलिए इस थ्योरी में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद ही हमारा चैप्टर टॉपिक कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी एंड हेल्दी।